सिंपल बिगिनिंग सर, एक सिंपल सा सवाल कि बुलडोजर का डर विद अ क्वेश्चन मार्क, बट ऑपोजिशन जो विपक्ष है वो तो बुलडोजर पे ही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योगी जी एक अपना अपना ही कानून चलाते हैं, जब मन करता है कहीं पे भी बुलडोजर चला देते हैं। एक पैरेलल कानून यहाँ पे चलता है योगी जी का। योर ओपनिंग रिमार्क्स। नहीं, मुझे तो जो हालत यूपी का मैं देख रहा हूँ, आज से 5 साल पहले का हालत और आज के, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अब बुलडोज़र का बात करते हैं, बुलडोज़र चला के अगर लोगों में खौफ है, और 2 कैटेगरी के लोग होते हैं समाज में, एक अच्छे लोग होते हैं जो लॉ अबाइडिंग होते हैं जी, और एक होते हैं जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं जी। तो आज के दिन में जो लोग कानून को हाथ में लेते थे, जो पूरे व्यवस्था को कुछ नहीं समझते थे, वो लोग आज योगी जी को डरते हैं। लेकिन जो लोग रूल को मानते हैं, समाज में शांति चाहते हैं, ऐसा लोग योगी जी से नहीं डरते हैं, वो लोग योगी जी को समर्थन करते हैं। आज का परिस्थिति में मुझे लगता है कि जो माफिया राज या यहाँ अपना एक हर जगह में एक टेरिटोरी क्रिएट करके रखा था, वो बहुत माइनॉरिटी और बहुत कम लोग बच गए हैं। उनका समाज में स्थान होना भी नहीं चाहिए। बार बार विपक्ष की तरह से ये सवाल उठाया जाता है। इनफैक्ट रिसेंटली कंक्लूडेड विंटर सेशन में भी हमने देखा कि सरकार को इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल लाने की क्या जल्दी थी, और इसको विपक्ष ने बार बार उत्तर प्रदेश चुनाव से ज्यादातर जोड़ के देखा और कहा कि जल्दी क्या है, आप स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करिए, हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ है जो इट्स नॉट इन प्लेस। कैन वी हैव इट ऑन रिकॉर्ड? क्यों विपक्ष ये सवाल उठा रहे हैं? इस बिल का यूपी से क्या कनेक्ट है? पार्लियामेंट में अगर किसी भी विषय पर चर्चा होती है तो सबको मालूम होता है, उसका पक्ष विपक्ष सबका मत रखने का अधिकार है। लेकिन जब चर्चा ही नहीं होता है तो वो लोगों तक बात नहीं पहुंचती है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक बहुत लंबा प्रक्रिया है, और जो अभी हमने पार्लियामेंट में पास किया वो 8 साल से लंबित है। पिछले 8 साल से आप इलेक्शन कमीशन को पूछिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूछिए, कितने सालों से वो कह रहे हैं कि कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने का आवश्यकता है, और हमने एक शुरुआत के लिए एक सीमित रिफॉर्म्स लाए हैं जी। उसमें से एक था कि जो इलेक्टोरल रोल होते हैं उसको किस तरीके से हम साफ सुथरा रखा जाए। और कई लोग ऐसे हमारे देश में जिसका 2-3 जगह में उसका नाम होता है इलेक्शन सूची में, उसको ठीक करने का कोई तरीका है? अगर पार्लियामेंट में चर्चा होंगे, सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे कि अगर इलेक्टोरल लिस्ट जो इलेक्शन का वोटर लिस्ट है उसको साफ सुथरा रखने के लिए कोई तरीका है तो बताइए, हम तैयार है उसको। हमारे एक्शन प्लान में हम जरूर लाएंगे। लेकिन आप चर्चा नहीं करेंगे, आपका कोई सुझाव नहीं देंगे और कहेंगे कि ये कानून का कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो चेंजेस लाए इसको कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो कोई बात नहीं हुआ। सुरजेवाला जी जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है, जनरल सेक्रेटरी है, इफ आई एम अलाउड टू कोट हिम, उन्होंने पूछा है कि हाउ कैन, and I quote, acquiring private data for political gains, this is an allegation leveled on your government, और encroachment हो रही है right to privacy की, और वो ये भी कह रहे हैं कि प्रोफाइलिंग और टारगेट होगी वोटर्स की। एंड हाउ कैन वोटर ID with आधार प्यूरिफाई कोट एंड कोट पोल्स? मतलब व्हाई आर दे सो नर्वस? ये इतने सवाल लगता है कि कुछ अभी स्पष्टीकरण हुआ नहीं इस अमेंडमेंट बिल का। वो पूछने वाला जो जिसने लेख लिखा है, कांग्रेस का जो नाम अब ले रहे हैं, वो समझा ही नहीं है। उनको ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल हम लेके आए थे, या तो उसको बिल पढ़ने का उसको टाइम नहीं है, या तो वो समझना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले तो जो आप प्राइवेसी का बात करते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जब केस आए पुट्टस्वामी का, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्वालिफिकेशन है उसमें, कितना तक आप प्राइवेसी को
पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं, ये तय किया गया है। और वो जो पैमाने तय किया गया है उसी को आधार बना करके हमने ये निर्णय किया कि आधार को लिंक करके, और उसके अलावा भी आधार के अलावा भी अगर कोई और चीज़ है जिससे लोगों का आइडेंटिटी में हमको पता लगाने में आसान होगा, वो कदम भी उठा सकते हैं। तो जैसे कि प्राइवेसी को आप इन्वेट कब कर सकते हैं, जब स्टेट को एक रीजनेबल कारण होगा जिसके तहत कार्य करना। तो सेक्शन 17 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में क्लियरली लिखा है कि एक आदमी का, यानी कि एक वोटर का एक ही सूची में ही नाम होना है। ओके तो उसको हम कैसे, उस ऑब्जेक्टिव को, उस इंटेंशन को कैसे ठीक कर सकते हैं? उसको ठीक करने के लिए अगर हम आधार या कोई और सोर्स को हम लाते हैं लिमिटेड पर्पस के लिए, to fulfill and to further the provisions mentioned in the People's Representation Act, then it justifies the action of the government. दूसरा, there has to be law. पहले लॉ नहीं था, यानी कि आप किसी का प्राइवेसी, किसी का डॉक्यूमेंट अगर एक सीमित पर्पस के लिए लेना है, उसके लिए कानून चाहिए, उसके लिए एक एग्जिस्टिंग लॉ चाहिए जिसके बिना नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने प्रोविजन डाला कि ये कर सकते हैं। आप पुरुष हैं और आप कहीं और सर्विस करते हैं, तो आपके जो वाइफ है वो अगर वोट आपके साथ डाल सकते हैं जी, और अगर आप महिला है तो आपका हस्बैंड वोट नहीं डाल सकते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो वहां में जो वाइफ का जो उसका डेफिनेशन है उसको हमने स्पाउस कर दिया। आप सोच के देखिए, ऐसा मिस्टेक हमारे देश में इतने सालों से चल रहे थे। ये जेंडर न्यूट्रल है, ये तो कब का करना चाहिए था, इतना लेट से किया है। तो इस तरह का कानून है। वोटर्स की प्रोफाइलिंग होगी और वोटर्स को टारगेट किया जाएगा, कुछ इस तरीके का एक नैरेटिव सेट करने की बात है। कानून मंत्री के द्वारा इस पे एक इफ यू कैन हैव इट, आप बताइए इन्होंने कैसा झूठ फैलाया। वो बोला कि आधार को यूज करने से वो वोटर किसको वोट डालने जा रहे हैं उसको भी पता लग जाएंगे। हमारे देश को लोगों को इतना भी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। ये सारा सिस्टम है, ये स्टैंड अलोन है, और जो आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो अलग काम करते हैं। इसमें कोई लेन देन नहीं है। कोई वोटर अगर वोट डालने जाएंगे और कहते कि प्रोफाइलिंग होगा, किसने किसको वोट दिया मालूम चल जाएगा, इस तरह का बातें करके कोई कन्विंस होने वाला नहीं है। हमारे देश के लोग इंटेलिजेंट इनफ है, इतना समझदार तो है कि कौन झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं और कौन सही बोल रहे हैं, सबको मालूम है। इस बिल को लेके एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश से क्यों इसको कनेक्ट किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश से इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग सोचते हैं कि यहाँ योगी जी का इतना अच्छा सरकार चला रहे हैं, बीजेपी का गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का लगातार दौरा, इतना काम चल रहा है जो हमने सपने में भी नहीं सोचे थे, इतने काम यूपी में शुरू हो गए। तो उसको हराना मुश्किल है, इसलिए इस तरह का भ्रम फैला करके गुमराह करने चाहते हैं, लेकिन यूपी के लोग गुमराह होने वाला नहीं है। वो देखो, बायजूस क्लासेस में इंडिया के एक्सपर्ट टीचर्स कॉन्सेप्ट समझाते हैं, क्लास टीचर्स डाउट्स क्लियर कराते हैं। तो जब ट्यूशन टू गुड है, रिजल्ट्स भी टू गुड ही होंगे। बायजूस क्लासेस with the 2 teacher advantage. Attend a free class. Download Byju's app now. हाय, आप अपनी पहली सैलरी कैसे खर्च करेंगे? डेफिनेटली कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं अपने छोटे भाई के लिए स्मार्टफोन खरीदूंगी। मैं अपनी पहली सैलरी अपने पापा मम्मी को देना चाहूँगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूँगा क्योंकि वो मेरे और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। उगती हुई हरियाली में, सोने सी हर बाली में, हर सुबह चाय की प्याली में और घर घर की खुशहाली में, प्रदूषण मुक्त हो आसमान, दुनिया भर में अपने निशान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, गेल इंडिया जिसकी पहचान।
एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। Fueling the growing aspirations of its people and driven by rapid development of infrastructure, the Indian economy is accelerating its growth like never before. An inspiring reflection of India's economic progress is the burgeoning countrywide demand for modern high-end cars. Indian Oil, India's leading fuel brand, has been fronting the development of innovative products backed by its world-class R&D to meet the fast-changing needs of customers. To fuel the aspirations of the upwardly mobile car enthusiasts and to accelerate their cars' high performance, Indian Oil has led the path to bring for the first time in the country a high-performing and the best-in-class premium fuel. XP 100 100-octane premium petrol. Indian Oil's XP 100 premium petrol with superior anti-knock properties improves engine power with faster acceleration, enhances fuel economy and offers better drivability with increased engine life. Equally heartening is the positive impact it would make for a healthy and cleaner environment with reduced carbon emissions. Its low benzene content will drastically reduce carcinogenic emissions and its low aromatic content will reduce suspended particulate matter, thereby improving the air quality. Indian Oil's XP 100 premium petrol is the first such fuel being launched in India. It is an innovative achievement of Indian Oil through intense and sustained efforts of its world-class R&D. Harnessing an indigenously developed technology interface, using multiple production streams and quality systems. Adding yet another feather in the crown of Atmanirbhar Bharat, Indian Oil helps India join the League of Select Advanced Nations like Germany and the USA to offer 100-octane high-performance fuel to demanding customers across the country. Now, when you rev up your mean machine for a passionate drive, be assured that Indian Oil is backing you with a matching high-performance fuel. XP 100. रामू, 2 चाय दे यार। अरे नहीं यार, एक चाय कॉफी। इसको 30 डिग्रीज कर देते हैं। अरे नहीं यार, 45 डिग्री सही है। इस बार मनाली चलते हैं। नहीं नहीं, गोवा। सच है, we Indians disagree on everything, but we agree. SBI is the banker to every Indian. अरे SBI कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, सही भाई। I agree. SBI का वीडियो KYC सेविंग्स अकाउंट, सही है यार। फाइनली आई एग्री। SBI से ट्रैक्टर लोन लिया, पाजी ये 100% सही किया। SBI का होम लोन। जानू, दिस टाइम आई एग्री विद यू। आप भी एग्री करेंगे। SBI is the banker to every Indian. बाकी बातों पर लगे रहो। मुंबई, मुंबई, चेन्नई, चेन्नई। गुड मॉर्निंग आंटी। ये खुशी ना स्कूल में गुड से टू गुड हो गई है। सुना है कोई नई ट्यूशन ज्वाइन की है। मॉम्स, ये ट्यूशन है एकदम न्यू एज। यहाँ खुशी को मिलता है 2 टीचर्स का डबल एडवांटेज। 2 टीचर्स, 1 ट्यूशन। पढ़ाई में 2 गुड बनने का बेस्ट सोल्यूशन। बायजूस क्लासेस, द फ्यूचर ऑफ ट्यूशन। अटेंड अ फ्री क्लास। डाउनलोड बायजूस ऐप नाउ। सर, अब लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, इट्स अ बर्निंग क्वेश्चन। और सिंपल एनसीआरबी के अगर 2020 के आंकड़े देखें तो चिंताजनक है। यूपी क्राइम दिखा रहे हैं कि बड़ा था, खासतौर पर अगर आईपीसी क्राइम की तादाद, मतलब आईपीसी क्राइम नंबर्स देखें। लेकिन 2021 में इट सेज उत्तर प्रदेश इज सेफ फॉर विमेन। नाउ ये अनफेयर होगा कि यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी को किसी दूसरे केरला या किसी और स्टेट से कंपेयर किया जाए इन टर्म्स ऑफ द क्राइम रेट एंड ऑल दैट। ये चैलेंज है,
लेकिन आंकड़े फ्लक्चुएट कर रहे हैं रिजू जी। देखिए, मैं इससे पहले 5 साल गृह राज्य मंत्री रहा हूं। हर प्रदेश का क्राइम ग्राफ, इंसिडेंट्स, कम्युनल वायलेंस, लिंचिंग, सारा चीज मेरा फिंगर टिप्स पे है। उस समय उन्होंने लोकसभा में चर्चा लाई थे 2017 में। जब हमने जवाब दिया तो सारे कांग्रेस के लोग भाग गए लोकसभा से, वो बॉयकॉट करके वॉकआउट कर गए। वो सुन नहीं सकते थे जब आंकड़े पेश करने लगा। उनके ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में, और यहाँ जब सपा बसपा का सरकार थे, ये जो वायलेंस होना या कम्युनल क्लैश होना या लूट मार, ये तो इतना रूटीन हो गया था। इसका यहाँ तक कि जो केसेस होते कि उसका रजिस्टर में नहीं होते थे पुलिस स्टेशन में, इतना ज़्यादा वो तो सोचते थे कि यूपी में लूट मार तो आम चीज़ें हैं, ऐसा एक परिस्थिति थे। वो 2017 के बाद में जो चेंजेस आए हैं, आज जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही आंकड़े हैं। और जो इंसिडेंट्स है, आप बताइए अभी जो उत्तर प्रदेश का माहौल, किसी भी आप लड़की को पूछे, किसी भी लड़का को पूछे, रात को भी यूपी में घूम सकते हैं। उस समय जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, मैं एक बार लखनऊ आए थे, तो मुझे बताया कि दिन में भी लड़की अकेले कॉलेज के बाहर जाने से डरते थे। गुंडों का इस तरह का फ्री रन था उत्तर प्रदेश में। चेंजेस आए ना, ये उत्तर प्रदेश सुधरा है तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरा देश के लिए अच्छा हो गया। इतना बड़ा प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश शांति है। जी सर, मुख्तार अंसारीज एंड अतीक अहमद जो भी या उनके जैसे जो उनके परिजन हैं, भाई लोग हैं जो ये देख रहे हैं, क्योंकि भाईवाद तो योगी सरकार क्लेम करती है कि खत्म कर दिया, भाई भतीजावाद खत्म कर दिया, लेकिन नाउ एज फार एज योर माफिया, सैंड माफिया एंड माफिया इन जनरल इन उत्तर प्रदेश इज कंसर्न, कानून मंत्री से देश ये जानना चाहता है, रादर उत्तर प्रदेश ये जानना चाहता है कि क्या कुछ आने वाले सख्त वक्त में ऐसी कुछ कारगर आयरन फिस्ट पॉलिसी हमें देखने को मिलेगी? अगर बुलडोजर चल रहा है तो क्या इससे आगे भी कुछ चलेगा? मैंने जैसे कहा, जो असामाजिक तत्व हैं वो अगर सरकार से डरे, मुख्यमंत्री से डरे, ये बहुत अच्छी बात है। और जो अच्छे लोग हैं वो तो चाहते हैं कि ऐसा सरकार चलते रहना चाहिए। जिस स्पीड में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है और मैं कह सकता हूँ, इसके बाद 5 साल के बाद जब हम फिर से बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश एक अलग स्थान कायम कर चुका होगा। यूपी आगे जा रहा है। अगर ऑडियंस की तरफ से कोई सवाल हो, खासतौर पर ओके, अशोक सवाल पूछना चाहते हैं, मेरे सहयोगी जी। सर, मेरा सवाल ये कि अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं कि कानून से जुड़ा मसला है कि उनको, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार मिलते हैं, पर 10 राज्य देश के ऐसे हैं जहां पर हिंदू जो है माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक हैं, और उसको लेकर के मामला कोर्ट भी पहुंचा है। तो सवाल ये उठता है कि जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है उनको वहां पर माइनॉरिटी के राइट्स क्यों नहीं मिलते? कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, तो उस पर क्या लगता है कि सरकार इस पर क्या सोच रही है? शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पदभार संभाला, उसने सारा देश को सबका साथ, सबका विकास, फिर बाद में आगे जाकर के सबका प्रयास, सबको एक साथ उसने जोड़ने का काम किया है। इसलिए हम लोग तो जाति कौन क्या है इस तरीके से देखते नहीं हैं। विकास की दृष्टि से जब देखते हैं तो सबको एक सामान देखते हैं। लेकिन जो टेक्निकल सवाल जो पूछा है, क्योंकि हमारा देश में रिजर्वेशन पॉलिसीज है, फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रखा है, फिर बाद में कांग्रेस के समय में अल्पसंख्यक का एक मंत्रालय बनाया गया है, फिर उसमें फिर कार्यक्रम चलाया गया है, स्कॉलरशिप देते हैं। तो इसमें काफ़ी फ्लो मुझे दिखाई दिया कि कुछ कुछ जगह में, जैसे कि कई राज्य हैं जिसमें जो इस देश में जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं वो वहाँ मेजॉरिटी है, लेकिन वो जो फायदा माइनॉरिटी के हिसाब से वहाँ उस प्रदेश में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ये एनोमली तो है, लेकिन ये सारा चीज़ों को ख़त्म कर देता है जब प्रधानमंत्री बोलता है कि सबको सामान्य रूप से देखना चाहिए और सबको एक सामान से विकास पहुंचाना जरूरी है। हम प्रधानमंत्री का सोच के साथ चल रहे हैं, इसलिए हम बड़ी दृष्टि से सबको एक सामान से देखते हैं और उसी दिशा में जाना चाहिए ताकि हर भारतीय
बराबर हो। हमारे साथ यस सर, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारी और पत्रकार है स्मिता जी, आपका सवाल लेंगे। जब से पार्लियामेंट में महिलाओं के जो वैवाहिक उम्र है उसको बढ़ाने का आया प्रपोजल और अब वो स्टैंडिंग कमेटी के दायरे में चला गया है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहस छिड़ गई है। एक और हमारा संविधान हमें राइट टू इक्वालिटी देता है विदाउट एनी बायसेस ऑफ जेंडर और एनी अदर कंसिडरेशन। दूसरी ओर हमारा संविधान माइनॉरिटीज को अपने कुछ पर्सनल लॉज सेफगार्ड करने का अधिकार देता है। तो तब से एक्सपर्ट्स में ये बहस चल रही है, यह आर्टिकल 14 वर्सेस माइनॉरिटी राइट्स का आपका लॉ मेकिंग आपके परव्यू में आता है सर, तो इस डिबेट को कैसे आप क्लियर करेंगे? इज देयर अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द टू? कॉन्ट्रडिक्शन तो बिल्कुल है। मैं भी मानता हूं कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो उस इक्वालिटी को अचीव करने के लिए कुछ इनइक्वल स्टेप्स उठाए जाते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेस में इस बात को जिक्र किया है। और जब मंडल कमीशन का आए तो आप लोग सबको मालूम है कि कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाया गया और कई चीज़ें उसमें कहा गया। अब कोर्ट के जो निर्णय हैं और स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कुछ फैसला करते हैं, मैं उसको ज़्यादा कुछ उस पर टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, सबको अगर एक समान दर्जा दिया जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, सबको एक रूप में देखा जाएगा और उस दिशा में हम सोचें तो फिर ये जो छोटे छोटे बहस है ये खत्म हो जाएगा। ये रिजर्वेशन और स्पेशल प्रोविजन का बात तब आती है जब कोई इसे ऐसा लगता है समाज में कोई वर्ग पीछे छूट गए हैं या किसी को उतना बराबर दर्जा नहीं दिया जा रहा या मौका नहीं मिल रहा है। जो ऐसा नौबत है तभी तो ये सब बातें आती हैं। जब ऐसा व्यवस्था बनाएंगे देश में कि सब जो है एक समान है, तो मुझे लगता है कि ये डिबेट फिर आएगा नहीं। सर प्रणाम, मेरा नाम अमरीश राय है, मैं लखनऊ हाई कोर्ट में लॉ ऑफिसर हूँ सरकार का मैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में पर ईयर 5 करोड़ के आसपास मुकदमे होते हैं। डे बाय डे कोर्ट्स पे इतनी सारी पेंडेंसी बढ़ती जा रही हैं। जो लोग हमारी जो आम जनता है वो कोर्टों में न्याय के लिए आती है और इतना लंबा वो मैटर पेंडिंग पड़ जाता है कि उनके साथ न्याय होने के बाद अन्याय होने लगता है। तो इस पर आपका क्या विचार है, कैसे फास्ट उनको रेमेडी दिया जाए? फास्ट ट्रैक बेसिकली जो केसेस लंबित है उसको आप देखेंगे तो लगभग 80% 85% जो भी आप देखेंगे वो लोअर जुडिशरी में ही आपको देखने को मिलेंगे। और हर आदमी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लोअर जुडिशरी को अगर ठीक करेंगे तो भारत का न्याय व्यवस्था मजबूत से खड़ा हो सकता है। इसलिए जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में जो फैसला करवाया है 9,000 करोड़ का लोअर जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अप्रूव जो किया है, ये मैं सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य सरकारों का भी मैं कहने वाला हूँ, ये पैसा का खर्च होना चाहिए और समय में इसका खर्च किया जाना आवश्यकता है। नहीं तो आज के दिन में कई ऐसे कोर्ट्स हैं, जजेस लोग लोअर जुडिशरी में रेंट हाउस में बैठते हैं या रेंट हाउस में आप व्यवस्था बनाया हुआ है। ये अच्छा नहीं है कि कोई जज रेंट हाउस में बैठ रहा है, उसके लिए पैसा अभी हम लोग ने व्यवस्था किया है। अभी हमने डिजिटल रूम्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सारे जो लॉयर्स के लिए स्पेशल हॉल, एडवोकेट्स हॉल, लेडीज के लिए टॉयलेट बाथरूम अलग से, और जो कोर्ट हियरिंग मैंने कुछ कोर्ट्स में भी गए हैं देखा है, व्यवस्था जो बनाया है उसको अपग्रेड करना है ताकि हियरिंग फास्ट हो, जस्टिस डिलीवरी को हम एक रोबस्ट वे से आगे ले जाना है ताकि लंबित ना हो। एक केस के लिए 3 साल 4 साल रुकना कोई मतलब नहीं है। जितना जल्द हो सके हमारे ओर से ये कोशिश रहेगा कि जो पेंडेंसी है आगे ना बढ़े और पेंडेंसी का रेट को कम करना आवश्यकता है। जी, आई एम स्क्वाड्रन लीडर राखी अग्रवाल। मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने कहा कि अगर समय से न्याय ना हो तो वो डिले हो जाता है, अगर तो न्याय नहीं मिला। महिलाओं को
जो लोकसभा और सभी राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की बात की गई, उसके ऊपर चर्चा हुई, पर चर्चा हुई, लोअर सदन से अपर सदन में भी गया, मगर आज तक वो पारित क्यों नहीं हुआ? उसमें सभी राजनीतिक दलों की तरफ से इच्छा शक्ति की कमी क्यों दिखाई दे रही है? वो मैंने कह चुका हूँ, एक ये बहुत ही समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस चीज़ का जवाब मैं अकेला यहाँ देने से कुछ नहीं होता है। इसको सबको सोचना चाहिए, समाज को, पूरे राजनीतिक दल जितने भी हैं सबको, और राजनीतिक दल के बाहर भी कई संगठन होते हैं उनको भी, सबको सोच करके काम करना चाहिए और जिस चीज़ को कंसल्टेशन करना चाहिए उस प्रोसेस में एंगेज होना मेरे लिए ज़रूरी है और उसके बाद ठोस कदम उठाने का जो भी व्यवस्था होगा हम करेंगे और हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। योगी सरकार पे एक इस मुद्दे पे भी बार बार विपक्ष की तरफ से बार बार वार होते आए हैं, माइनॉरिटीज का इनकाउंटर। इस कॉन्क्लेव में हम खुल के इस बारे में बात करेंगे, इसको कम्युनल बनाने की कोशिश, जबकि हमने पिछले 5 साल में देखा, जो आपने भी बताया, कि देयर हैव बीन नो सेक्टेरियन और कम्युनल वायलेंस एटलीस्ट इन उत्तर प्रदेश। यहाँ कहते हैं कि दंगे नहीं दंगल होते हैं अब, हाँ, तो लेकिन इसके चलते क्या लगता है, क्या कुछ ऐसे वजह रहे या किस तरीके से आपने यहाँ के खासतौर पर उत्तर प्रदेश के कानून तंत्र को क्या कुछ बदलाव लाए पिछले 5 साल में योगी सरकार ने? देखिए, रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। जब हम कोई भी कानून बनाते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। तो जब बीजेपी सरकार आए थे उससे पहले जो 2 गठबंधन सरकार बसपा के भी थे और सपा के भी थे, उस समय तो रूल ऑफ लॉ तो यहाँ था नहीं। वहाँ तो रूल बाय सम पीपल, मतलब इलाके में दादागिरी चलता था, अपना अपना इलाका और अपना अपना वहाँ मालिक और उनका जो बाहुबली है वो लोग चलाते थे यूपी को। अब रूल ऑफ लॉ यहाँ पे चल रहा है, इसका मतलब यहाँ सबको अपने तरीके से काम करने का जो भी जिम्मेदारी है वो रूल के तरफ, नियम के तहत काम कर रहे हैं। ऐसा में अगर कुछ भी घटना होते हैं या कुछ भी होते हैं तो जो हमारा प्रणाली है, जितना भी जो यहाँ पे तंत्र है, वो जरूर काम करेगा। जब रूल ऑफ लॉ बोलते हैं तो हर ऑर्गन्स काम करता है, कोर्ट अपना काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन, आगे ज्यादा क्रैकडाउन देखने को मिलेंगे तो आपको जब न्याय भी जल्दी जल्दी मिलेगा। और जब आप माइनर गर्ल्स का बोलते हैं तो उसमें हमने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाया है, मैंने बिल उसको पेश किया था 2018 में, जब क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल लेके आए थे, उसी के तहत 2018 के बाद जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं, वेस्ट बंगाल को छोड़ के आज देश में सब जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सही काम हो रहे हैं और जस्टिस भी जल्दी मिल रहे हैं। खास करके जो हीनियस क्राइम्स है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड क्राइम्स अगेंस्ट चाइल्ड, ये स्पेशल जो गर्ल चाइल्ड है, ये हमारे लिए बहुत ही सेंसिटिव चीज है और इसको किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं कर सकते। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनी है और अदरवाइज जो नॉर्मल कोर्ट्स है वो भी आजकल न्याय का जो सिस्टम है वो यूपी में मुझे दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जी किरण रिजिजू जी, एक आखिरी सवाल कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश क्या बन चुका है या बनने की कगार पर है, खासतौर पर अगर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति के बारे में बात की जाए, जो पूरी कानून व्यवस्था है? देखो, पीस एंड डेवलपमेंट ये एक रेलवे ट्रैक जैसे हैं। पीस होगा तो डेवलपमेंट आएगा और डेवलपमेंट होता है तो पीस भी आता है, तो ये जुड़े हुए हैं। यहाँ आपने जो एक नारा लगाया, हम आते समय हमारे सुधांशु जी, ब्रजेश पाठक जी, हम लोग बात कर रहे थे कि ये नारा मैंने बहुत बार सुना था, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। वो जो नारा लगाते थे वो लोग ने उत्तर प्रदेश को इतना नीचे दबा दिया कि उठ ही नहीं पाया। अब योगी जी का जब नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी, सचमुच में उत्तर प्रदेश उड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश का जो रफ्तार है, जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसको रोकना असंभव है। कानून मंत्री की तरफ से आखिरी कोई संदेश उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? मेरा संदेश तो यही है कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में इतना तेजी के साथ देश आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा से काम चल रहे हैं। ऐसा जोड़ी डबल इंजन वाला
ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता गलती से भी चूक नहीं करना है, नहीं तो जिंदगी भर पछताएगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर किरण रिजिजू, थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस इस कॉन्क्लेव में। गुड मॉर्निंग आंटी। ये खुशी ना स्कूल में गुड से टू गुड हो गई है। सुना है कोई नई ट्यूशन ज्वाइन की है। मॉम्स, ये ट्यूशन है एकदम न्यू एज। यहाँ खुशी को मिलता है 2 टीचर्स का डबल एडवांटेज। 2 टीचर्स, एक ट्यूशन। पढ़ाई में टू गुड बनने का बेस्ट सोल्यूशन, बायजूस क्लासेस, द फ्यूचर ऑफ ट्यूशन। अटेंड अ फ्री क्लास, डाउनलोड बायजूस ऐप नाउ। Nature is a miracle. Nurture it. Energy is joy. Spread it. Clean air is life. Protect it. Exploring the immense possibilities of natural gas. GAIL India Limited. Energizing possibilities for a self-reliant India. जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको। नमामि गंगे, स्वच्छ करेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। हाय, आप अपनी पहली सैलरी कैसे खर्च करेंगे? डेफिनेटली कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं अपने छोटे भाई के लिए स्मार्टफोन खरीदूंगी। मैं अपनी पहली सैलरी अपने पापा मम्मी को देना चाहूँगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा, क्योंकि वो मेरे और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। सबसे पहले तो सतीश जी के लिए जोरदार तालियां। पेशे से वकील, लेकिन उससे ज्यादा अभी जब भी कभी सतीश चंद्र मिश्रा जी की बात होती है तो माना जाता है कि क्या बसपा में अब नए उत्तराधिकारी या फिर चाणक्य, बहुत सारे नामों से आपको नवाजा जाता है। कहना ठीक होगा उत्तराधिकारी या नहीं? देखिए, ये पहले हम भी कह चुके हैं, हमारी पार्टी की जो मुखिया हैं बहन मायावती जी भी कह चुकी हैं। हम उत्तराधिकारी कौन होता है? उत्तराधिकारी होता है जो कि उम्र में कहीं छोटा हो, और हमारी नेता बहन मायावती जी अभी 1-2 साल नहीं 20 साल तक हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो उनकी सेहत ऐसी है कि वो अभी अपनी जो अध्यक्ष के रूप में और पार्टी को चलाने का काम करेंगी। उत्तराधिकारी तब होता है जब कोई आदमी समझता है कि हम अब कमज़ोर हो गए हैं या अब हम नहीं चला सकते हैं, और ऐसी कोई स्थिति वहाँ अभी 20 वर्ष तक नहीं। दूसरी बात ये भी है, ये भी स्पष्ट कर देना चाहेंगे, उत्तराधिकारी जब भी बहुजन समाज पार्टी में जब भी 20 साल 25 साल बाद जब भी बात कोई उठेगी तो उस समय ये भी साफ किया हुआ है कि दलित समाज से जो भी उत्तराधिकारी होगा वो दलित समाज से, बहन मायावती जी ने स्वयं कह रखा, एक बार नहीं कह रखा, उसको वो बनाने का काम करेंगी, लेकिन वो स्टेज अभी नहीं है। नहीं सतीश जी, लेकिन मेरे पास तो दूसरा सवाल था आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपने जो ये बात कही इसी से रिलेट करूंगी कि ऐसा क्यों है कि फिर उत्तराधिकारी बनाने के लिए दलित समाज से ही आपको चाहिए? क्योंकि आपने सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मण वोटों को लुभाने की बात की पिछले चुनाव में, ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की, तमाम अलग अलग हलकों में आपने बात की, तो फिर उत्तराधिकारी क्योंकि नाम है,
आगे बढ़ चुकी है पार्टी, लेकिन उसके बावजूद पीछे वही देखिए, आना है। आप फिर वही आपका आज जो शुरुआत अभी आपने की, कहा कि आज ये है कि बहुजन से सर्वजन की तरफ, तो बहुजन से सर्वजन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुजन हिताय और सर्वजन हिताय की तरफ, सर्वजन हिताय को हम लोग लेकर के आगे बढ़े। तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग सारे लोगों को लेके चलते हैं, लेकिन इसमें जो 25% के करीब उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लोग हैं जिनका कि उत्पीड़न हर सरकार ने किया है, सिवाय बहुजन समाज पार्टी ने उनको सम्मानजनक जीवन जीने की उनके लिए व्यवस्था की, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जितनी भी सरकारें उसके पहले आई या बाद में आई, अभी पिछले 10 वर्ष की सरकारें हैं, उन्होंने फिर से जिस तरह से उनके ऊपर हमलावर हुए, तो कहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा कि दलित समाज को खास तौर से लेकर के जो 25%, एक चौथाई हैं, 25 करोड़ में एक चौथाई दलित समाज के लोग उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन उनको साइडलाइन करके उनको रखने का जो कार्यक्रम ये सरकारें करती हैं, तो उसका जवाब हम लोग देने का काम करते हैं जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सतीश जी। एक समय में पार्टी जरूर अति पिछड़ों की पार्टी और दलितों की पार्टी थी। दलित आपके साथ थे, दलित वोट बैंक पर आपका कब्जा था, लेकिन क्यों फिर वो वोट परसेंटेज आपका कम होता गया? दलित क्यों आपसे छिटकने लगे? पिछड़े बीजेपी की तरफ क्यों जाने लगे? ये सवाल भी बनता है। देखिए, ये तो जो पार्टियां, विरोधी पार्टियां उस तरह की बात करती हैं। कभी भी दलित समाज का अगर वोट पिछड़ा, हम लोग पिछड़े समाज का वोट अगर नहीं मिला होता तो हमारा परसेंटेज 2017 में जब 12 में सरकार बनी है समाजवादी पार्टी की, तो आधा प्रतिशत तो हमसे खाली आगे थे। हम लोग 29% पे थे, वो 29.5 पे थे। और 2017 में भी आपने देखा होगा कि कितनी सीटों में थोड़े थोड़े वोटों से हम लोग हारे हैं, और हमारा वोट कभी कम नहीं हुआ। परसेंटेज इसलिए कम आपको नजर आ रहा है क्योंकि नए वोटर बन गए थे, नए वोटर आए। लेकिन 1,92,00,000 अगर पहले 1,62,00,000 वोट पड़ा था, तो 1,92,00,000 वोट पड़ा। तो जो दलित समाज का वोटर है और जो पिछड़े वर्ग का समाज का वोटर है, वो तो बहन मायावती जी के साथ में चट्टान की तरह खड़ा है। जितनी भी इस तरह की भ्रामक बातें कही जाएं, कहने की कोशिश की जाए और पार्टियों द्वारा की जाए कि वो छटक रहा है, ये हो रहा है, तो वो उनको परेशानी क्यों हो रही है? उनको उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? खुश होना चाहिए उनको तो। लेकिन परेशान इसीलिए हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये सब इकट्ठा हैं, एक साथ हैं। आपने देखा किस तरह से हाथरस में दलित समाज की बेटी थी, उसके साथ में किस तरह बलात्कार के बाद उसका शरीर भी उनके घर वालों को नहीं देने दिया इस सरकार ने। सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से बैठ करके मॉनिटरिंग हो रही थी। जिला मजिस्ट्रेट को खड़ा करा दिया गया कि आप जाइए उसको जलवा के आइए, और रात के 2:30 बजे एक पुलिस वाले से मिट्टी का तेल डलवा के जलवाने का काम किया रहा है। तो ये सरकार जो है, वो पिछली सरकार जो थी वो दंगे फसाद बाकी सब चीज़ें करा करके अपना वोट बढ़ाने की कोशिश करती थी। 134 दंगे कराए समाजवादी पार्टी की सरकार में। ये सरकार आई तो इन्होंने सोचा कि हम टेरर फैला देंगे, हम ब्राह्मणों को मार देंगे। 500 से ज़्यादा ब्राह्मण मर गए, 100 से ज़्यादा इनकाउंटर हो गए, दलित समाज को टेररिटाइज कर देंगे। तो ये लोग शायद इतना दब जाएंगे कि हमारे पीछे पीछे चलने लगेंगे। लेकिन अब की बार जो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के आए हैं, हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में गए हैं, और जिस तरह का माहौल हमको पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, दलित समाज के हर वर्ग जो है इस समय एकजुटता दिखाते हुए पिछड़े वर्ग समाज के साथ में, अल्पसंख्यक समाज के साथ में और ब्राह्मण समाज के साथ में मिल करके 2007 वाली सरकार बनाना चाहता है, जिस तरह से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार हम लोगों ने चला के दिखाई थी। ये जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, क्या जो आप मानकर बैठे हैं कि सरकार आपकी बननी है, इसी वजह से क्या बहन जी नहीं निकल रही हैं? और जिन रैलियों के लिए बीएसपी जानी जाती थी, सब पूछ रहे हैं कि आखिर बहन जी कहाँ हैं? 9 अक्टूबर को 5 लाख लोगों को एड्रेस किया बहन मायावती जी ने, और यहीं लखनऊ में 5 लाख की रैली। ये लोग जितनी रैलियां कर चुके हैं सबको मिला लेंगे तब भी 5 लाख की नहीं होगी। अकेले बहन मायावती ने 5 लाख की रैली की। इनकी रैलियों को आप देख तो लीजिए, कौन सी रैली हो रही है? अभी एक भी रैली हुई है इनकी? इनको आप तो इनके जो ये कार्यक्रम है जो कि फीता काट
काटने वाले, पत्थर लगाने वाले, आज मुख्यमंत्री जी 4 जगह जा रहे हैं, फीता काट रहे हैं, आज उनके मंत्री कर रहे हैं, ये आपके पैसे से जो आप कमा करके देती हैं टैक्स ना, और हम लोग देते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हुए और इन रैलियों में लगाया जा रहा है। इनसे तो प्रश्न उठना चाहिए और अदालतों को स्वयं लेना चाहिए इसमें कॉग्निजेंस कि आखिर ये जो आप मीटिंग कर रहे हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी का पैसा निकालिए ना। सतीश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप दिखाई दे रहे हैं, नहीं, वही मेरा सवाल था कि बहन जी कहाँ है? देखिए बहन जी आपको हमने बताया कि वो आई, उन्होंने रैली भी की, उन्होंने मीटिंग भी की, उन्होंने 5 लाख लोगों को एड्रेस किया। हमारी पार्टी की एक नीति है, रणनीति है, उसके तहत में हमेशा जब चुनाव की घोषणा होती है, चुनाव की घोषणा के बाद बहन मायावती जी की रैलीज होती हैं, उसके पहले उनके कार्यकर्ताओं की, उनके जो नेता लोग हैं, जो और लोग हैं, उनकी रैलीज होती हैं। और अभी भी हमारे बूथ लेवल तक आज के रोज़ भी आज 110 रैलियां चल रही हैं पूरे आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं 110 रैलियां बूथ लेवल तक बैठक और मीटिंगें हो रही हैं। लेकिन हम लोग उस तरह से प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं कि सरकारी पैसा लिया और दिखाया। जैसा मैंने पहले कहा, एक दिन में 10 उद्घाटन हो रहे हैं, 10 पत्थर लगाए जा रहे हैं। 5 साल पहले क्या था, क्यों नहीं करा था, तब करते आके तो समझ में आता। इस समय जनता जवाब पूछ रही होती। वो देखो बायजूस क्लासेस में इंडिया के एक्सपर्ट टीचर्स कॉन्सेप्ट समझाते हैं, क्लास टीचर्स डाउट्स क्लियर कराते हैं। तो जब ट्यूशन टू गुड है, रिजल्ट्स भी टू गुड ही होंगे। बायजूस क्लासेस विद द 2 टीचर एडवांटेज। अटेंड अ फ्री क्लास। डाउनलोड बायजूस ऐप नाउ। उगती हुई हरियाली में, सोने सी हर बाली में, हर सुबह चाय की प्याली में और घर घर की खुशहाली में, प्रदूषण मुक्त हो आसमान, दुनिया भर में अपने निशान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, खेल इंडिया जिसकी पहचान। हाय, आप अपनी पहली सैलरी कैसे खर्च करेंगे? डेफिनेटली कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं अपने छोटे भाई के लिए स्मार्टफोन खरीदूंगी। मैं अपनी पहली सैलरी अपने पापा मम्मी को देना चाहूँगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूँगा क्योंकि वो मेरे और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। लोग ये कह रहे हैं कि शायद इस वजह से बीएसपी बाहर नहीं आ रही है क्योंकि बहुत सारे, चाहे वो केसेस की बात हो, कोर्ट केसेस की बात हो, कोई एक अजीब सा डर है बसपा के अंदर, बी टीम की तरह से काम कर रही है बीजेपी की, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। देखिए बी टीम कौन कर रहा है और किसकी बी टीम कौन चल रहा है ये भी सबको मालूम है। अभी 1 हफ्ते पहले कौन बैठा था एक साथ सोफे में बैठ के प्लानिंग बना रहा था उत्तर प्रदेश की? आरएसएस के मुखिया और श्री मुलायम सिंह यादव। तो एक दूसरे के ए बी टीम कौन है? और जहां तक आप ये कह रहे हैं किसी डर से, किस चीज़ का डर होगा? मैं तो आपके सामने बैठा हूं, मैं तो वकील भी हूं और कोशिश ज़रूर की गई पूरी 2003 से लेकर के, और पहले बीजेपी ने, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए, जिससे कि आपको भी क्लियर हो जाए, हम कई बार बता चुके हैं, एक भी मुकदमा एक नए पैसे का भी आज हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी के ऊपर कहीं पर किसी जगह भी लंबित नहीं है। टोटल उनके क्लीन चिट है यहाँ से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक। हमारी पार्टी जो है मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और विकास पे चुनाव लड़ रही है। विकास हमने करके दिखाया। 2007 से 12 के बीच में पूरे प्रदेश में विकास करा, पूरे प्रदेश में भाईचारा बनाया, पूरे प्रदेश में एक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेकर के चले, महिलाओं को सुरक्षा दी, किसानों का 2 गुना दाम बढ़ाया गन्ने का, इनकी तरह नहीं कि खाली वादे किए।
हम लोगों ने 1 दर्जन से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ बनाई, हॉस्पिटल्स हर ज़िले में बनाने का काम किया, 23 नए ज़िले बनाने का काम किया, 7 मंडल क्रिएट करने का काम किया। तो ये सब किसने किया? ये सब बहुजन समाज पार्टी, हम लोग विकास पे चलते हैं, विकास का ये कार्य करा। इनकी तरह से नहीं, महिलाओं को, एक भी महिला का आपको उत्पीड़न नहीं मिलता था। आज हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, ये तो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये प्रश्न आज जनता देख रही है। वो देख रही है कि कौन विकास करता है, कौन विकास भाईचारा बना करता है, कौन पूरे प्रदेश में शांति पहुंचाने का काम किसने किया है। जनता चाहती है कि उनको सुकून मिले, उनको महिलाओं को सुरक्षा मिले। जो बेरोजगार लोग हैं, 2 करोड़ बेरोजगार घूम रहे हैं, उनसे आपने वादा कर दिया कि हम आपको रोजगार देंगे। उसके बाद क्या किया? झुंझुना पकड़ा दिया, कह दिया जाइए पकौड़ा बेचिए। तो ये इस तरह की हम लोग नीति नहीं करते हैं। हम लोगों ने 23 लाख नौकरियां दी थी, 23 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में। इन्होंने तो खाली झूठे वादे किए और झूठे अपना विज्ञापन में कुछ भी दिखा दीजिए। विज्ञापन में 500 करोड़ रुपए महीना खर्चा हो रहा है, पहले 300 हो रहा था, 500 करोड़ रुपए महीना खर्चा हो रहा है। तो ये हिसाब कौन देगा? ये किसका पैसा विज्ञापन में जो लग रहा है कि हम अपना चेहरा दिखा रहे हैं, हम अपना दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके पैसे से। फर्क साफ है, आपको नहीं लग रहा है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि सड़कों का जाल बिछाया, आपने बेरोजगारी की बात कही, वो कह रहे हैं ओडीओपी हो, तमाम रोजगार की योजनाएं हो, हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं। ये तमाम जो पोस्टर लग रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टर में और सिर्फ अखबार के एडवर्टीजमेंट है। ये सरकार जो है अच्छा काम खाली आपको पोस्टरों में दिखेगी करते हुए, अखबारों में करते हुए दिखेगी, और वरना तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ, लोग परेशान हैं। किसानों को कुचल के दबाने का काम इस सरकार में हुआ, उनकी हत्या कराने का काम इस सरकार में हुआ। तो ये सरकार और समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तो बहुत कम फर्क नजर आता है एक दूसरे में, और तभी हम लोग कहते हैं ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और वो दिखाने का काम अभी कर दिया उन्होंने। जैसा कि मैंने कहा कि आरएसएस के मुखिया और श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री जी को बधाई दे दी थी 2019 के पहले कि हम आपको चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बन के आइए, जो कल्याण सिंह जी को लेकर के अपने साथ में बैठे थे कि आइए, जिन्होंने पहले बाबरी मस्जिद की बात होती थी उनको लेकर के अपनी पार्टी में मिलाया था, जो साक्षी महाराज जी जिनके ऊपर सब तरह के आरोप लगाए थे उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का काम। तो ये असली कौन मिला हुआ है, आपस में कौन मिला हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं, ना चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे सर्व समाज के लोग हों, अब सब इनका असली चेहरा पहचान गया है। सतीश जी, जब आप इतने विकास की बात कर रहे हैं कि आपका मुद्दा जो है वो विकास है, किस तरह रोजगार मिले, तमाम चीजें मिले, तो बीजेपी कह रही है कि जब विकास की ही बात है तो फिर राम मंदिर की आपको अब याद क्यों आ रही है? आप भी अयोध्या जा रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं, राम मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी का ये आरोप है कि फिर जब विकास की ही बात है तो फिर राम मंदिर क्यों जा रहे हैं? राम मंदिर को क्या मानते हैं आप लोग? राम मंदिर क्या विकास में? अगर राम मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो हम विनाश की बात कर रहे हैं? हम तो राम मंदिर दर्शन को अभी से कर रहे हैं, हम तो बचपन से करते चले आ रहे हैं। हम लोगों के लिए वो आस्था की चीज़ है, हम लोग उनको अपने दिल में रखते हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं, हम लोग उनको हाथ में लेकर के नहीं घूमते हैं कि ये वोट की चीज़ें हैं, वोट दे दो भाई, इनके नाम पे वोट दे दो। वोट की वस्तु नहीं बनाते हैं राम को। और अगर हम मंदिर जाते हैं तो इनको क्यों परेशानी हो रही, इनको क्यों तकलीफ हो रही? तकलीफ इसलिए हो रही, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। 2 साल हो गए जजमेंट को आए हुए, 2 साल सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट आए हुए, और वहां पर क्या किया आपने? आपने सिर्फ पूरे देश में फिर से घूम के पैसा इकट्ठा किया, फिर से आपने लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए मंदिर के नाम पे, और बजट से आप हर महीने पैसा निकालते हैं अयोध्या के नाम पे। वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है? हम जब अयोध्या गए तो हम तो सोच रहे थे 2 साल हो गए, अब तो मंदिर मिलेगा दर्शन करने के लिए, रामलला जी दर्शन मंदिर में मिलेंगे हमको। वहां तो नींव तक नहीं खुदी थी, 4 पत्थर जो लगाए थे 2 साल पहले रखे थे जमीन में, ईंटें, वो भी सरयू नदी में फेंक दिए उठा के। तो ये वो लोग हैं जो लोग खाली भगवान को भी, राम को भी वोट की वस्तु मान करके, और जब हम लोग अगर मंदिर जा रहे हैं, हम तो रोज मंदिर जा रहे हैं, तो उनको हमारे यहाँ बैन लगा देना चाहिए कि हम लोग मंदिर में नहीं जाएंगे। हाँ, मठ जाएंगे तो वो कहेंगे ठीक है आ जाओ मठ में, मंदिर मत जाओ। तो हम लोग तो मंदिर जाते ही, मंदिर तो हर जगह जाते हैं और जाते रहेंगे, ये कभी नहीं। हम लोगों ने वृंदावन में जाकर के समग्र विकास किया, आप तो वृंदावन गई होंगी, 550 करोड़ रुपए खर्च करके हमारी सरकार में समग्र विकास वृंदावन का हुआ। अयोध्या में भी देख लीजिए, वहाँ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम लोगों ने बनाया, वहाँ की 14 कोसी सड़क जो थी उसको चौड़ा करके हम लोगों ने बनाया, सरयू नदी के घाट हम लोगों ने बनाए,
हम लोगों ने वहाँ पर जितनी भी व्यवस्था हो सकती थी उस समय करने का काम किया। ये तो खाली बजट लेते हैं और जाकर कहते हैं अयोध्या में लगाने जा रहे हैं, और उसके बाद कहाँ लगाते हैं ये किसी को नहीं पता, बताने का काम नहीं। आपको भी सपने में कोई भगवान आते हैं क्या? देखिए, हम लोग तो भगवान को हमेशा अपने दिल में रखते हैं, अपने साथ में लेके चलते हैं। इस समय भी आपके साथ वार्ता कर रहे हैं तो ईश्वर को हम अपने साथ में रखे हुए हैं, और हम लोग जब घर से निकलते हैं तब भी उनका पूजा पाठ करके निकलते हैं, वापस आते हैं तब फिर उनको प्रणाम करते हैं। और हम लोग ये दिखावे की इस तरह की राजनीति में कभी भी ईश्वर को नहीं लाते हैं, भगवान को नहीं लाते हैं और ना लाना चाहते हैं। ये तो आपको इनसे पूछना चाहिए, बीजेपी वालों से भी एक चीज़ और पूछ लीजिएगा कि महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की, हालांकि महिलाओं की क्या सुरक्षा है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन ये राम की बात करते हैं, सीता की बात क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे कभी इनसे जवाब पूछिए तो एक बार। आप पूछिए कि भाई सीता से आपको क्या नाराजगी है? आप राम का नाम लेंगे, सीता का नाम कभी इनके आप मुझसे, हम लोग किसी से मिलते हैं सीताराम करके मिलते हैं, ये राम खाली नाम लेते हैं। तो राम बिना सीता तो राम होते ही नहीं है। तो लेकिन ये नहीं लेंगे। हम लोगों ने सीता जी जहाँ बिठूर में गई थी, लव कुश के साथ में रही, आप जाकर के देखिए, हमारी सरकार थी, हमने कभी वोट नहीं मांगा इन सब चीज़ों के नाम पे, लेकिन वहाँ समग्र विकास किया। 150 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी सरकार में पूरा समग्र विकास किया। वाल्मीकि आश्रम बनाया, सीता रसोई को ठीक किया, उनका मंदिर किया, लव कुश का किया, पूरा विकास बिठूर में जाकर के हम लोगों ने अपनी सरकार में किया, वृंदावन में किया, अयोध्या में किया, पर हम लोगों ने वोट नहीं मांगा उनके नाम से। सतीश जी, देखिए बीजेपी तो दावा कर रही है कि सरकार उसकी बन रही है। समाजवादी पार्टी के तो सपने में श्री कृष्ण ने आके कह ही दिया है कि उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है। तो फिर बीएसपी कहाँ पर है जब दोनों ही लोग ये कह रहे हैं, एक को भगवान ने बोला है, दूसरों का दावा है? देखिए, एक जनों ने कहा कि हम 360 सीटें जीतेंगे, दूसरे जनों ने कहा 400 के पार जाएंगे। 403 सीटों में चुनाव हो रहा है। अब पता नहीं 1000 में हो रहा होता तो इन दोनों की बात सत्य हो जाती, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमने जो माहौल देखा पूरे उत्तर प्रदेश का, हम हेलीकॉप्टरों से नहीं गए, हम हेलीकॉप्टर से जाके सरकारी कार्यक्रमों में नहीं उतरे हैं, या हम बस में बैठ करके ऊपर से 500 लोगों को इर्द गिर्द लेकर के हाथ हिलाते हुए नहीं निकले। हमने तो जा करके जिले जिले में अपनी सभाएं करी, लोगों के बीच में गए, उनके साथ में रुके, रात बिताई है। 23 जुलाई से लेकर लगभग 6 महीने हो रहे हैं। 6 महीने में घर तो शायद ही कभी हम रुके होंगे, ज़्यादातर बाहर रहे। जैसा मैंने कहा 43,000 किलोमीटर तो हमने खाली गाड़ी, सीटों का लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो माहौल इस समय उत्तर प्रदेश का है, जो माहौल इस समय उत्तर प्रदेश में है, पूरी हर जिले में, हर जगह मैं कह सकता हूं कि इस समय बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पे, उसी से सब लोग लड़ रहे हैं। और पूर्ण बहुमत की सरकार जो 2007 में बनाई थी हमने, उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके अब की बार भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार अवश्य बनाने का। मैं यहाँ पर सवाल लेना चाहूंगी, लेकिन एक सवाल उससे पहले मैं ये पूछूंगी कि क्या वजह है सतीश जी कि चुनाव खत्म होते के साथ ही आपकी पार्टी के सारे बड़े बड़े चेहरे छोड़ के चले जाते हैं? और आज अगर हमें बात करनी हो तो हमें दिखाई देता है या तो सिर्फ बहन जी दिखती हैं पार्टी में, या सतीश चंद्र मिश्रा दिखाई देते हैं। सब लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं? ऐसा पार्टी में क्या है, माहौल ऐसा है, या फिर कि क्या वजह है कि कोई आपके साथ रहते नहीं है लोग? देखिए, हमारी पार्टी की जो नीति है उसके तहत में 50% नौजवान, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, 50% अब नौजवान लोगों को, यंग लोगों को जगह देने की बात हुई। जो लोग धोखा दे करके, जो लोग किसी अपने स्वयं के इंटरेस्ट में, अपने स्वांतः उस इंटरेस्ट में किसी दूसरे से मिल करके और पार्टी को धोखा देने का काम करते हैं, उनको तो पार्टी का रास्ता बाहर निकाला ही जाएगा। और हमारी पार्टी डिसिप्लिन वाली पार्टी है। हमारी पार्टी और पार्टियों तरह तो है नहीं कि जाइए 5 खून कराइए, माफ़ हैं अगर, चूंकि आप मेरे अपने हैं। यहाँ तो हमारे 7 दिन हुए थे, 15 दिन हुए थे 2007 में सरकार बने हुए, हमारे खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ गरीबों के झोपड़े तोड़ दिए थे, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। और हम लोगों ने उनको, बहन मायावती जी ने अपने घर में बुला के, आवास में बुला करके और हथकड़ी लगा करके 5 साल तक जेल में रखने का काम किया था। तो हम लोग जो हैं दूसरी तरह से काम करते हैं। हम लोग जो डिसिप्लिन वाली पार्टी, तो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ये वही हैं जिन्होंने पार्टी को या तो धोखा देने के लिए, किसी अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, राज्यसभा के चुनाव के दौरान में एक दलित समाज के व्यक्ति को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया राज्यसभा में। हमारे कुछ MLAs जो छोड़ के, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो लोग जो हैं एक उद्योगपति के साथ में मिल करके समाजवादी पार्टी के साथ जा करके उन्होंने विरोध करने का काम किया। तो उनको रास्ता बाहर का दिखा नहीं था। हमारे यहाँ जो जाता है वो अकेले जाता है।
वोटर यहाँ रह जाता, पब्लिक यहाँ रह जाती, वो अकेला ही दिखता है। फिर इन सबकी जो लिस्ट है अब की बार आप देख लीजिएगा, ये हर व्यक्ति जो इस तरह के जिन्होंने ये काम किया है वो आपको अगली जो विधानसभा होगी उसमें ये एमएलए के रूप में नहीं दिखेंगे, ये एक्स एमएलए दिखेंगे, भूतपूर्व एमएलए की हैसियत से दिखेंगे। जनता इनको सबक सिखाती है। अंत में चलते चलते सतीश जी, एक सवाल मैंने समाजवादी पार्टी पर पूछा, लेकिन कांग्रेस का नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, आपकी पार्टी में नेत्री महिला है, आपने अभी तक कोई स्लोगन इस चुनाव में दिया नहीं है, कौन सा एक स्लोगन होगा जिसको इनकैश करके आप लोग मैदान में जाने वाले विकास को छोड़ के? देखिए, इस तरह के नारे खाली लोग सोचते हैं कि इस तरह के हम नारे चुनाव में दे देंगे, जनता को समझा लेंगे, इस तरह की बात नहीं। जनता देखना चाहती कि आपने 5 साल में क्या काम किया। हमारा एक सबसे बड़ा जो नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारी जब सरकार बनेगी तो सबका हित होगा, वो कोई भी हो, किसी जात, किसी धर्म, कोई भी हो, भाईचारा बनेगा, आपस में लोग रहेंगे। और चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़के हों, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार लोग हों, चाहे नौकरी पेशा लोग हों, और चाहे जो रोजगार करते हैं, जो आज परेशान घूम रहे हैं, उद्योगपति जो परेशान घूम रहे हैं, छोटे वाले, बड़े वालों की बात नहीं कर रहे हैं, जो देश को लूट के चले गए उनको और हम लुटवाने का काम कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो सबको लेकर के हम लोग चलते हैं, और हमारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा जो है वो अमली जामा पहनाते हैं हम लोग। कुछ लोगों ने हमारा नारा चुराने की कोशिश की बाद में कि अब कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तो नहीं लगा सकते थे, तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबका साथ विकास की जगह सबका विनाश, सभी का विनाश, एक दो का साथ, जो अपने खास हैं उनका साथ, बाकी सबका विनाश। तो ये देखने को मिला हम लोगों को। तो हम लोग जो हैं, जो कहते हैं, हमारी नेता जो कहती हैं फिर वो करके भी दिखाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर वो पूरे प्रदेश का जो बिगड़ा हुआ है वो जैसे ही वो बैठती हैं कुर्सी में अपने आप ही ठीक हो जाता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने खास तौर से ये कहा कि ये मेरा पहला और प्रमुख अब की बार इस सरकार में होगा कि हम बेरोजगारी इस प्रदेश की दूर करें। जो हमारे प्रवासी मजदूर बाहर गए हुए हैं उनको बाहर ना रहना पड़े, वो प्रदेश में वापस आएँ, उनको वो मंजर ना देखना पड़े कि वो 300 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, और हमारी सरकार जो है उनके लिए गाड़ी घोड़ा नहीं लगा सकती। आज वोटर को लाने के लिए, पब्लिक मीटिंग में लाने के लिए सैकड़ों बसें लग रही हैं, उस समय उनके लिए एक बस भी नहीं निकल पा रही थी, उनके लिए इलाज के लिए पैसा नहीं आ पा रहा था, उनके लिए दवाई नहीं थी। हम लोग इनको ठीक करेंगे। वक्त की पाबंदी है, हमारे पास कमी है थोड़ी सी, इसलिए आपको यहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह आपने बात की, सबको इंतजार है आने वाले दिनों में कब बहन जी भी दिखाई देंगी और उनकी कोई भी एक बात सुनने को मिलेगी, उसका इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। फिर से हम आपको याद दिलाएंगे 7 सितंबर 9 अक्टूबर को 5 लाख लोगों को जब एड्रेस करेंगे, उसको आप जा करके एक बार खोल के देख लीजिएगा। और आपके बीच में, मीडिया के बीच में तो वो हर हफ्ते 10 दिन में आ रही हैं, कल फिर आपके सामने आएंगी, 3 दिन बाद फिर आएंगी, आपको फिर उस दिन आपको अपने लोगों को भेज दिए, कल फिर उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। इस तरह से आगे होती रहेगी। और हमारी पार्टी, जैसा पहले मैंने कहा, अभी भी कहा, हमारी रणनीति अलग होती मीटिंग करने की। हम लोग हमेशा से, कोई नई चीज़ नहीं है, लोग इस तरह से सरकारी धन से घूमते रहते हैं। हम लोग अपनी मीटिंग जैसे ही अब चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद हमारी पूरी कार्यशैली जो तय होगी वो उसके हिसाब से चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया।